नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। कोरोना ज़ाब्तों पर अमल करते हुए हज 2021 अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न है। आज हुज्जाज कराम ने अरफात में वाक़े मस्जिद निमरा में काफ़ी वक्त गुजारा और अल-शेख डॉक्टर बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ बलीलिया के ज़रिए खुतबा हज पेश किए जाने के बाद समाजी फासला इख्तियार करते हुए मस्जिद से बाहर निकल गए। इसका वीडियो हरमैन शरीफैन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया गया है, जिसमें हुज्जाज कराम इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में मस्जिद निमरा से निकलकर अपने आगे के सफ़र पर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मस्जिद निमरा में ज़ोहर और असर की नमाज यकजा करके अदा की गई, जिसकी इमामत अल शेख डॉक्टर बंदर बिन अब्दुल अज़ीज़ बलीला ने की और फिर नमाज के बाद खुतबा हज पेश किया। उन्होंने खुतबे के दौरान पूरी दुनिया और पूरी इंसानियत के हक़ में दुआ की और कहा कि ऐ मोमिनो, अल्लाह सुब्हानहू तआला से इसके अहकामात की तामील करते हुए डरो और तुम बड़ी कामयाबी हासिल करोगे और दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाओगे। शेख बंदर बलीला ने अल्लाह की इबादत में खुशू व खुजू खुसूसन नमाज की पाबंदी का मशवरा भी लोगों को दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह की इबादत में एक अच्छी बात यह है कि रोज़ाना की 5 नमाज़ों की अदायगी को वक्त पर रखना है। अपने खुतबे के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि माशराती यकजहती ने इत्तेहाद को पैदा किया है और मौजूदा वक्त में इस इत्तेहाद को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। सऊदी अरब में मुक़द्दस मसाजिद की इंतज़ामिया ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 9 ज़िल-हज को पुराना गिलाफ उतार कर खाने काबा पर नया गिलाफ चढ़ाया है। गिलाफ काबा की तब्दीली का काम 200 हुनरमंदों की मदद से अंजाम दिया गया। हर साल 9 ज़िल-हज वक़ूफ़ अरफा के मौके पर खाने काबा का गिलाफ तब्दील करने की रस्म अदा की जाती है। नया गिलाफ काबा 4 बराबर पट्टियों और सितारुल बाब पर मुश्तमिल है। खाने काबा के चारों अतराफ की पट्टियों को अलग अलग तैयार किया जाता है। तब्दीली के अमल के दौरान पहले एक तरफ का हिस्सा उतारा जाता है, उस पर उसकी जगह नया गिलाफ चढ़ा दिया जाता है। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा हिस्सा उतारा जाता है। इसी तरतीब के साथ नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। सबसे पहले अल हतीम की तरफ से गिलाफ काबा को खोला जाता है, उसकी जगह नया गिलाफ डाला जाता है। गिलाफ काबा को ऊपर से नीचे की तरफ फैलाया जाता है। अल्लाहु अकबर के अल्फाज पर मुश्तमिल 5 खंदीलें हिजर अस्वद के ऊपर बाब काबा के बैरूनी पर्दे पर लगाई जाती हैं। आखिरी मरहले में काबे के दरवाजे का पर्दा तब्दील किया जाता है। पार्लियामेंट के मानसून सेशन की शुरुआत हंगामेदार रही। नए अराकीन के हलफ लेने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी नए वज़रा का इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़े हुए तो अपोजिशन ने हंगामा शुरू कर दिया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही अपोजिशन के एमपीज़ नारेबाजी करने लगे। वज़ीर आज़म अपने मिनिस्टर्स को इंट्रोड्यूस भी नहीं करा सके तो लोकसभा स्पीकर ने कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। आखिर में कार्रवाई को मंगल की सुबह तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। लोकसभा के बाद वज़ीर आज़म
राज्यसभा पहुंचे, वहां भी मोदी की तकरीर शुरू करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख वज़ीर आज़म ने लोकसभा में कई बातों को दोहराया और कहा कि वजारत में नए जो अरकान शामिल हुए हैं उनमें राज्यसभा में इंट्रोड्यूस माना जाए। हंगामे के चलते राज्यसभा 2 बार मुलतवी करनी पड़ी और दोपहर 3:30 बजे इसे दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। हंगामे पर मोदी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि आज ऐवान में काफ़ी जोश का माहौल होगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हमारी खातून वुज़रा, दलित भाई, आदिवासी, किसान ख़ानदानों से एमपीज़ को वजारत में मौका मिला है। उनका इंट्रोडक्शन कराने का लुत्फ़ आता, लेकिन शायद मुल्क के दलित, ख़वातीन, ओबीसी, किसानों के बेटे वज़ीर बने, ये बात कुछ लोगों को रास नहीं आती, इसीलिए उनका इंट्रोडक्शन तक नहीं होने देते। मोदी के इस स्टेटमेंट पर साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र रहे संजय बारू ने सोशल मीडिया में लिखा कि आपको याद होगा कि जुलाई 2004 में तब वज़ीर आज़म रहे मनमोहन सिंह को भी ऐवान में बोलने नहीं दिया गया था। वो प्रेसिडेंट की तजवीज़ पर शुक्रिया तक अदा नहीं कर सके थे। बारू 2004 से 2008 के दौरान वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र और पीएमओ के चीफ स्पोक्स पर्सन रहे थे। ऐवान शुरू होने से पहले वज़ीर आज़म मोदी ने एमपीज़ को ऐवान में अमन बनाए रखने की अपील की थी। ऐवान के बाहर पीएम ने मीडिया से कहा कि मैं सभी एमपीज़ से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तीखे से तीखे सवाल पूछें, बार बार सवाल पूछें, लेकिन पुरअमन माहौल में हुकूमत को जानकारी देने का भी मौका दें। वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग गया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी आप सब मित्रों से प्रार्थना भी है, सदन में भी सभी साथियों से प्रार्थना है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने में सहयोग दें। अब ये वैक्सीन जो है बाहू पर लगती है, और जब वैक्सीन बाहू पर लगती है तो आप बाहुबली बन जाते हैं, और कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए बाहुबली बनने का एक ही उपाय है कि आपके बाहू पर वैक्सीन लगवा दीजिए। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बाहुबली बन चुके हैं। आगे भी बहुत तेज गति से इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये पैंडेमिक ऐसी महामारी है जो पूरे विश्व को अपनी चपेट में लिया हुआ है, पूरी मानव जात को अपनी चपेट में लिया हुआ है, और इसलिए हम चाहते हैं कि संसद में भी इस पैंडेमिक के संबंध में सार्थक चर्चा हो। सबसे प्राथमिकता देते हुए इसकी चर्चा हो, और सारे व्यवहारू सुझाव सभी माननीय सांसदों से मिले, ताकि पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई में बहुत नयापन भी आ सकता है, कुछ कमियां रह गई हो तो उसको भी ठीक किया जा सकता है। इजरायली कंपनी के पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए फोन टैपिंग की रिपोर्ट पर पीर के रोज पार्लियामेंट में जमकर बवाल हुआ। कांग्रेस ने रिपोर्टर्स समेत दूसरी हस्तियों की फोन टैपिंग की आज़ाद तरीके से जांच कराने की मांग की। हुकूमत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि रिपोर्ट में लीक हुए डेटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं है। 16 मीडिया ग्रुप्स की साझा पड़ताल के बाद जारी इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए हुकूमत जर्नलिस्ट समेत जानी मानी हस्तियों की जासूसी करा रही है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इतवार की रात को एक वेब पोर्टल ने बेहद सनसनीखेज स्टोरी पब्लिश की है। इसमें कई संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। पार्लियामेंट के मानसून सेशन की शुरुआत के एक दिन पहले इस स्टोरी को लाया गया। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले भी व्हाट्सएप पर पेगासस के इस्तेमाल को लेकर इसी तरह के दावे किए गए थे। उन रिपोर्ट्स में भी कोई फैक्ट नहीं थे और उन्हें सभी ने नकार दिया था। 18 जुलाई को छपी रिपोर्ट हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी और उसकी तंजीमों और इंस्टीट्यूशंस की
इमेज खराब करने की कोशिश दिखाई देती है। Institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully compromised. Honorable Speaker, sir, the report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Honorable Speaker, sir, now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 हिंदुस्तानियों की जासूसी की है। इन लोगों में जर्नलिस्ट, वकील, सोशल एक्टिविस्ट, अपोजिशन के कायदीन और बिजनेसमैन शामिल हैं। हुकूमत ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फ़ोन हैक किए थे। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने सफाई देते हुए सभी इल्ज़ामात को बेबुनियाद बताया है। पेगासस इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस को बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा भी किया था। पेरिस की एक इंस्टीट्यूशन फॉरबिडन स्टोरेज की एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फ़ोन नंबर्स की एक लिस्ट है। इन इंस्टीट्यूशंस का दावा है कि ये वो नंबर हैं जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया। इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने इस लिस्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शेयर किया। हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ कि अलग अलग मुल्कों की हुकूमतें जर्नलिस्ट, अपोजिशन लीडर्स, बिजनेसमैन, सोशल एक्टिविस्ट, वकीलों और साइंटिस्ट समेत कई लोगों की जासूसी कर रही है। इस लिस्ट में हिंदुस्तान का नाम भी है। न्यूज़ पोर्टल द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जासूसी की गई है उनमें 300 हिंदुस्तानी लोगों के नाम शामिल हैं। जासूसी के लिए इजरायली कंपनी की जानिब से बनाए गए स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया। दरअसल पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके ज़रिए किसी फ़ोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फ़ोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस और कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। इस लिस्ट में 40 रिपोर्टर्स, 3 अपोजिशन के बड़े कायदीन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे शख्स, मोदी हुकूमत के 2 वुज़रा और सिक्योरिटी एजेंसियों के मौजूदा और साबिक हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। ये जर्नलिस्ट हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टीवी 18, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द वायर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं। इनमें कई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्टों के भी नाम हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी और अपोजिशन लीडरों, मीडिया एहलकारों और दीगर बड़ी हस्तियों के फ़ोन के जासूसी को लेकर मोदी हुकूमत पर हमला किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि हम जानते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपके फ़ोन में है। वाज़ेह है कि दीवार ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मुल्क के कम से कम 40 सहाफ़ियों के फ़ोन नंबर इस लीक्ड फेरिस्त में पाए गए। आज इस सिलसिले में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कई अहम सवाल उठाए हैं। क्या हिंदुस्तान में मुख्य चुनाव आयुक्त, विपक्ष के नेता समेत श्री राहुल गांधी खुद के कैबिनेट मंत्रियों, पत्रकार साथियों, एक्टिविस्ट और इन सब की जासूसी करवाना अगर देशद्रोह नहीं और राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं तो क्या है? दूसरा सवाल, क्या 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले और उसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी सरकार जासूसी करवा रही थी? और तीसरा,
भारत सरकार ने ये इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पिगैसस कब खरीदा? क्या इसके लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने अनुमति दी या प्रधानमंत्री जी ने अनुमति दी? और कितना हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ या कितने सैकड़ों रुपया खर्च हुआ और वो पैसा कहां से आया? चौथा, अब ये साफ है कि अप्रैल मई 2019 में, ये देखिए, ये सर्ट इनकी रिपोर्ट है, भारत सरकार को इस सॉफ्टवेयर की जानकारी थी। तो 2019 से 2021 के बीच में मोदी जी, अगर आपको जानकारी थी तो आप और अमित शाह जी चुप क्यों रहे? भारत सरकार ने रहस्यमयी चुप्पी, षड्यंत्रकारी चुप्पी क्यों साध रखी है? और पांचवां सवाल, देश में आंतरिक सुरक्षा के जिम्मेवार तो अमित शाह हैं, तो माननीय अमित शाह को एक सेकंड भी क्या अपने पद पर बने रहने का अधिकार है? उन्हें बर्खास्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि यह सब तो उनकी देखरेख में हो रहा है। जासूसी कांड जो है इस देश का, वो तो अमित शाह जी की देखरेख में हो रहा है। और आखिरी, क्या हुकूमत को इस साल मार्च में खत्म हुए माली साल के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए टैक्स से 3,35,000 करोड़ रुपए मिले। ये रकम उससे पिछले साल हासिल हुई 1,78,000 करोड़ रुपए की रकम से 88% ज़्यादा रही। ये जानकारी पेट्रोलियम वजीर रामेश्वर तेली ने लोकसभा में दी। पेट्रोल और डीजल से हासिल टैक्स रेवेन्यू में इतनी बढ़ोतरी दोनों पेट्रोल प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स को लगभग दुगना किए जाने की वजह से हुई है। पेट्रोल पर लगने वाला टैक्स 19 रुपये 98 पैसे फी लीटर से बढ़ाकर 32 रुपये 90 पैसे किया गया, जबकि डीजल का टैक्स 15 रुपये 83 पैसे से बढ़ाकर 31 रुपये 80 पैसे कर दिया गया। जानकारों के मुताबिक हुकूमत को डीजल और पेट्रोल पर ज़्यादा सेस मिलता है अगर लॉकडाउन लंबा ना चलता। कोविड पर काबू पाने के लिए इसके साथ लगाई गई दूसरी पाबंदियों की वजह से माशी सरगर्मियों में सुस्ती हुई। 2018-19 में हुकूमत को पेट्रोल और डीजल से 2,13,000 करोड़ रुपए का सेस मिला था। एक सवाल के जवाब में मरकजी वजीर पंकज चौधरी ने बताया कि अप्रैल से जून में जुमला 1,01,000 करोड़ रुपए का टैक्स कलेक्शन हुआ। उसमें पेट्रोल और डीजल ही नहीं, जेट फ्यूल और नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर उसूली गई टैक्सेस भी शामिल है। माली साल 2021 में टोटल एक्साइज कलेक्शन 3,89,000 करोड़ रुपए रहा। तेली ने कहा कि पेट्रोल की कीमतें 26 जून 2010 और डीजल की कीमतें 19 अक्टूबर 2014 से बाजार के हिसाब से तय हो रही हैं। तब से सरकारी ऑयल कंपनी क्रूड के इंटरनेशनल रेट, एक्सचेंज रेट और बाजार की दूसरी फोर्सेस के हिसाब से कीमतें तय कर रही हैं। तेली ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के दाम पर माल भाड़ा के अलावा वैट और मकामी टैक्सेस का भी असर होता है। 250 साल में पहली बार मरकजी हुकूमत डिफेंस लैंड पॉलिसी में बड़े बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस पॉलिसी से जुड़े नए कवानीन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए फौज से जो ज़मीन ली जाएगी उसके बदले उतनी ही वैल्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी EVI डेवलपमेंट की इजाज़त होगी। यानी डिफेंस से जुड़ी ज़मीन को उतनी ही वैल्यू की ज़मीन देने के बदले या बाजार की कीमत का पेमेंट पर लिया जा सकेगा। डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार बदलाव किए जा रहे हैं। उस वक्त ब्रिटिश दौरे हुकूमत में बंगाल के बैरकपुर में पहली कंटोनमेंट यानी छावनी बनाई गई थी। तब फौज से जुड़ी ज़मीन को मिलिट्री के कामों के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई थी। बाद में 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने अहकाम दिया था कि किसी भी कंटोनमेंट का कोई भी बंगला और क्वार्टर किसी ऐसे शख्स को बेचने की इजाज़त नहीं होगी जो फौज से नहीं जुड़ा हो। लेकिन अब हुकूमत डिफेंस लैंड रिफॉर्म्स पर गौर करते हुए कंटोनमेंट बिल 2020 को फाइनल करने में जुटी हुई है ताकि कंटोनमेंट जोन्स में भी तरक्की हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिफेंस मिनिस्ट्री के अफसरों का कहना है कि मेट्रो की बिल्डिंग, सड़कों, रेलवे और फ्लाईओवर जैसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए फौज की ज़मीन की ज़रूरत है। नए कवानीन के तहत 8 EVI प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इनमें
बिल्डिंग यूनिट्स और रोड्स भी शामिल है। इसके तहत कंटोनमेंट जोन्स में डिफेंस से जुड़ी ज़मीन की वैल्यू वहाँ की लोकल मिलिट्री अथॉरिटी की सरबराही वाली कमेटी तय करेगी, वहीं कंटोनमेंट से बाहर की ज़मीन के रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे। अब बात कोरोना वायरस की। 18 जुलाई यानी पिछले 24 घंटों में दुनिया में 4,45,000 नए मामले सामने आए। ऐसे में कोरोना के मजमूई मामलों की तादाद 19 करोड़ 12 लाख के पार हो गई। इतवार के रोज 6,878 मुतासरीन की मौत हुई और 3,37,000 लोग इससे ठीक हुए। दुनिया में कोरोना से अब तक जुमला 41 लाख से ज़्यादा लोगों की जान गई है। 17 करोड़ 41 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। कोरोना की तीसरी लहर जारी है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटों में दुनिया में सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। यहाँ कोरोना के 48,161 नए मरीज मिले। इसके बावजूद 19 जुलाई यानी पीर के रोज से ही यहाँ पर लॉकडाउन हटा दिया गया। वहीं सिंगापुर में इतवार को 88 नए मामले सामने हैं, जो यहाँ 11 महीने में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में डेल्टा वायरस तेज़ी से फैल रहा है। एक हफ्ते में यहाँ नए मामलों में 70% का इजाफा देखने को मिला है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए मरीज और ठीक होने वालों की तादाद लगभग स्टेबल है। बीते 24 घंटों में 38,319 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 38,581 ठीक हुए और 501 ने जान गंवाई। राहत की बात यह है कि लगातार 5वें दिन अमवात का आंकड़ा 600 से कम रहा। इससे पहले 13 जुलाई को 625 लोगों ने इस वबा से जान गंवाई थी। मुल्क में अब 4,49,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुल्क के दो बड़े इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट बढ़ गए हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सरबराह चीफ साइंटिस्ट प्रोफेसर समीरन पांडा ने दावा किया है कि अगले 3 हफ्तों में यानी अगस्त के खत्म तक मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। अंदाज़ा लगाया कि उस दौरान हर रोज़ 1 लाख मुतासरीन मिलेंगे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर वायरस का वेरिएंट बदला तो हालात बहुत ख़राब होंगे। उधर आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने इससे उलट बयान दिया है। उन्होंने तीसरी लहर के खतरनाक होने के अंदेशे को खारिज किया। उन्होंने दावा किया कि हिंदुस्तान हर्ड इम्यूनिटी के नज़दीक है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो वो दूसरी लहर जैसी ख़तरनाक नहीं होगी। आईसीएमआर के सरबराह ने अंदेशा जताया कि हिंदुस्तान में कोविड-19 की तीसरी लहर बहुत जल्द आएगी और इससे सबको मोहतात रहने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ केरल हुकूमत के बकरीद पर गाइडलाइंस में ढील देने के फैसले पर सख्त रिमार्क्स किए और शाम तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने कहा कि ऐसे वक्त जब रियासत में मेडिकल इमरजेंसी है, गाइडलाइंस में छूट देने का हुकूमत का फैसला हैरान करने वाला है। रियासती हुकूमत लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि इस संगीन वक्त में हुकूमत लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने की तैयारी कर रही है। इस मामले में बीकेडी नामवीर ने वकील प्रीति सिंह के जरिए से एक पिटीशन दाखिल की है। बता दें कि केरल हुकूमत ने बकरीद पर 18 से 20 जुलाई तक कोरोना खवानीन में छूट देने का फैसला किया था। केरल में इस वक्त कोरोना के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। बीते 24 घंटों में वहां 13,956 नए मरीजों की पहचान हुई है। इतवार के रोज़ रियासत में आए कोरोना केसेस के मामलों में केरला टॉप पर है। बीते दिन यहां इन्फेक्शन से 81 मरीजों की मौत भी हुई है। हिंदुस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टीम से जुड़ने के लिए तैयार हैं। 8 जुलाई को वो कोरोना से मुतासिर हुए थे। हालांकि उनकी 2 कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है और क्वारंटाइन पीरियड भी खत्म हो चुका है। ऐसे में वो 27 जुलाई से होने वाले दूसरे प्रैक्टिस मैच से पहले डरहम में टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। पंत फिलहाल लंदन में ही हैं। कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से ही पंत अपने एक रिलेटिव के यहाँ क्वारंटाइन थे। इतवार के रोज़ उनका क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया। हालांकि 22 जुलाई के बाद ही वो टीम से जुड़ सकेंगे। पंत के अलावा टीम इंडिया के थ्रो डाउन एक्सपर्ट दयानंद गरानी भी 14 जुलाई को कोरोना से मुतासिर मिले थे। उन्हें भी लंदन में टीम होटल में क्वारंटाइन किया गया है। दयानंद के राब्ते में आए विकेटकीपर बल्लेबाज विद्यामन साहा, ओपनर अभिमन्यु ईश्वरन और बॉलिंग कोच भरत अरुण भी लंदन में ही हैं। इन सभी को 10 दिन आइसोलेशन यानी 24 जुलाई तक इस पीरियड में रहना होगा। इसके साथ ही 2 नेगेटिव RT-PCR टेस्ट भी लाने होंगे।
समाजवादी पार्टी कायद आजम खान की एक बार फिर से तबीयत बिगड़ गई है। वो सीतापुर जेल में अभी 13 जुलाई को कोविड से ठीक होकर वापस लौटे थे, लेकिन उन्हें सांस लेने में फिर से दिक्कत होने लगी है। ऑक्सीजन लेवल 88 तक पहुंचने पर फौरी डॉक्टरों को बताया गया। चेकअप के लिए डॉक्टरों की एक टीम जेल में पहुंची है। बताया जा रहा है कि उन्हें हिफाजत के साथ लखनऊ ले जाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल लगातार कम हो रहा है। मेंटेन ना हो पाने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। 30 अप्रैल 2021 को आजम खान की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आरटीपीसीआर जांच कराई गई थी। इसके बाद उनको 9 मई को लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। बीच में कई बार उनकी हालत तशवीशनाक हो गई थी। आजम खान फरवरी 2020 से ही सीतापुर जेल में बंद हैं। उन पर रामपुर में ज़मीन पर नाजायज़ कब्जे करने और फर्जी सर्टिफिकेट्स बनाने जैसे कई इल्ज़ाम हैं। अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका लगा है। सेबी के कवायद पर अमल नहीं करने का मामला पार्लियामेंट तक पहुंच गया। इसमें डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई और सेबी अडानी ग्रुप की कंपनियों की जांच कर रही है। इसकी जानकारी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस पंकज चौधरी ने ऐवान को दी। खबर के बाद ग्रुप के शेयर 5% तक गिरे। वजीर ने बताया कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से किसी तरह की जांच नहीं की जा रही है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग अडानी ग्रुप के शेयरों में डे टू डे ट्रेडिंग की बुनियाद पर है। खबर आने के बाद पीर के रोज अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स में 1 से 5% तक की गिरावट देखी गई। अडानी पोर्ट 2%, अडानी ग्रीन एनर्जी 3.63%, अडानी एंटरप्राइजेस 1.26%, अडानी ट्रांसमिशन 5%, अडानी गैस 5% और अडानी पावर 3.27% की गिरावट के साथ बंद हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी एनएसडीएल ने 3 एफपीआई के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इन 3 फंड्स के पास अडानी ग्रुप के 43,500 करोड़ के शेयर हैं, जिस पर कंपनी की तरफ से बार बार सफाई देते हुए खबर को बेबुनियाद बताया गया था। इन तीनों फंड्स ने अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तीनों के पास मिलाकर अडानी एंटरप्राइजेस की 6.82% हिस्सेदारी, अडानी ट्रांसमिशन की 8.03 हिस्सेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ के तहत गिरफ्तारी के मामले में पीर के रोज एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मणिपुर में गिरफ्तार पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एरेंड्रो लीचोम्बम को आज शाम 5 बजे तक रिहा करने के अहकाम दिए। एरेंड्रो को उनकी उस फेसबुक पोस्ट के बाद गिरफ्तार किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि गोबर और गौमूत्र से कोरोना ठीक नहीं होगा। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मामले की सुनवाई को मंगल तक के लिए टाल दिया जाए, लेकिन जस्टिस ने फौरी रिहाई के अहकाम दिए। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह की बेंच ने कहा कि पिटिशनर को लगातार हिरासत में रखना आर्टिकल 21 के तहत उनकी निजी आज़ादी के हक का वायलेशन होगा। हम उन्हें आज शाम 5 बजे तक 1000 के पर्सनल बॉन्ड पर रिहा करने का हुक्म देते हैं। मुंबई में जारी बारिश की वजह से लगातार दूसरे दिन बड़ा हादसा हो गया। पीर के रोज ठाणे के कलवा में लैंडस्लाइडिंग के बाद पहाड़ी का मलबा एक घर पर गिरा। इससे एक खानदान के 7 लोग मलबे में दब गए। इनमें से 5 की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं। इनमें 12 साल का रवि किशन, 10 साल की सिमरन और 3 साल की संध्या शामिल है। 45 साल के प्रभु यादव और 40 साल की विद्यावती की भी मौत हो गई है। 5 साल की प्रीति और 18 साल के अचल को मलबे से महफूज निकाल लिया गया। इससे पहले इतवार के रोज 4 हादसों में 30 लोगों की मौत हुई थी। उधर उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के मांडो गांव में इतवार की रात को बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। इंटरनेट स्पीड में तेजी से आ रहे रिवॉल्यूशन ने लोगों की लाइफ को आसान बना दिया है। चीन और अमेरिका जैसे मुल्कों में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। इधर जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी की लैब में हुई टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट्स 319 TB
पर सेकंड आई है। स्पीड्स ने अब तक के सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बीते साल इसी तरह के एक टेस्ट में यह स्पीड 178 टेराबाइट पर सेकंड आई थी। बता दें कि 1 TB में 1024 GB होते हैं, यानी एक सेकंड में आप 57,000 फिल्में डाउनलोड कर सकते हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा भी 440 गीगाबाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड का इस्तेमाल करती है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।